जय हिंद मित्रों, दोस्तों, साथियों, मित्रों, छात्रों, जो बोल लें सब कुछ, बस पढ़ाई करें तो आप लोग, जिंदगी हमारी, पढ़ाई ना करें तो अनजान है हम लोग एक दूसरे के लिए। तो स्वागत है आपका लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बेसिकली ये टॉपिक 12th एनसीईआरटी में जब आप ढूंढेंगे तो ये 12th के एरिया में मिलेगा आपको, और 12th के एरिया में डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर में मिलेगा। पढ़ना भी होता है, 12th में क्वेश्चन भी इससे आते हैं। जेई मेन, नीट, एडवांस्ड हर जगह से क्वेश्चन आते हैं। एफ ब्लॉक से एडवांस्ड में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट डी ब्लॉक से आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सिलेबस तो हर साल क्या होता है, अपडेट होते रहता है। तो आप ये ना सोचें कि एफ ब्लॉक जेई एडवांस्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट तो एकदम है। रहा सवाल कि यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आगे जब प्रॉपर्टीज बहुत सारे डिस्कस किए जाएंगे तो इनके कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग पढ़ रहे हैं एक साथ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक हम लोगों ने किया, तो एफ ब्लॉक के भी यहां कॉन्फ़िगरेशन करने चाहिए, एकदम करने चाहिए। तो चलिए आइए, मैं लैंथेनाइड का आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाता हूं और इसी को फिर ऑर्बिट पे भी अपन तोड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ। पहले लैंथेनाइड से शुरू करते हैं, फिर एक्टिनाइड्स की तरफ चलेंगे। लैंथेनाइड्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 3B ग्रुप से। कैसे? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम है, और यहीं पे है 21, 39, 57 एंड 89। अब यहां पर जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो आप बनाते हो, वो यहां कुछ गायब दिखता है आपको और कुछ यहां गायब दिखता है, जिसको आप पीटी के निचले हिस्से में ले जाके ड्रॉ करते हो ना। यही है 58 to 71, और बाकी पीरियोडिक टेबल में फिर यहां से 4B ग्रुप आता है। टिटेनियम 22, देख रहे हो सीक्वेंस में आ गया। कौन आ जाएगा? जर्कोनियम 40, क्या आ जाएगा यहां पर? 72 हॉफनियम। तो यही जो गैप है एक्चुअली यही लैंथेनाइड्स है हमारा। और यहां पे क्या आ जाता है आपका? रदरफोर्डियम ना, 104। तो यहां जो आपका गैप बना 90 to 103, इसको क्या बोलते हो? एक्टिनाइड्स। अच्छे से देखो, तो इसी वाले को बेटा हम लोग यहां पे लगाते हैं और इस वाले को दोस्त नीचे लगाते हैं। तो ये आपका लैंथेनाइड सीरीज 6th पीरियड है। चूंकि ये 6th पीरियड है और इसी को लैंथेनाइड्स बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 58 सीरियम से लेके 71 ल्यूटेशियम, और ये 7th पीरियड है आपका। एटॉमिक नंबर 90 थोरियम से लेकर के और कहां तक जाओगे? लॉरेंसियम 103। पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में एलिमेंट का नाम। ठीक है, तो कहानी यही है कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स अगर आपसे पूछे जाए तो पीरियड नंबर हमने लिख लिया, अब ग्रुप कौन सा है? ये 72 है 4B, ये 3B ग्रुप है, 3B ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छे से आ जाओ। अब इनके कॉन्फ़िगरेशंस पे 3B ग्रुप में टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? इस तरह से 14 लैंथेनाइड्स के, है ना, 14 एक्टिनाइड्स के, और प्लस ये 4 मेंबर डी ब्लॉक के, ये हो गए एफ ब्लॉक से, और 4 हो गए डी ब्लॉक से। तो टोटल कितने? 32 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में किसी एक ग्रुप में हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर है तो वो 3B ग्रुप है। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसी एक ग्रुप में अगर एलिमेंट है तो वो किसमें है? आपका 3B ग्रुप में। टोटल कितने? 32 एलिमेंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा, ये 14 एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स ये। अब एक पॉइंट है, लैंथेनम और एक्टिनम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? ये दोनों बहुत क्लियर है, ये दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आप देखोगे कि ड्रॉ किया हुआ आपके सामने रहेगा, वो पीरियोडिक टेबल इस तरह से ड्रॉ किया रहेगा। यहां मेन बॉडी बना हुआ है,
बहुत सारे पीटी को आप देखोगे दोस्त, यहाँ मेन बॉडी आपका बना रहेगा और नीचे में जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स रहेगा, बहुत सारे पीटी को देखोगे, ये स्टार्ट करेगा 57 टू 71 और ये स्टार्ट करेगा 89 टू कितना 103। ऐसा रिप्रेजेंटेशन जहां भी है और हाइड्रोजन को यहां दिखाएगा। ये वाला रिप्रेजेंटेशन जहां भी है ये पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, क्यों, क्या क्या गलती है? गलती ये है कि हाइड्रोजन, इसको कैसे सही होना चाहिए देख लो, मैं सही वाला यहां बगल में ड्रॉ करता हूं। जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ये पीरियोडिक टेबल में ये मेन बॉडी है, ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स है, यहां पे 58 टू 71 होना चाहिए, यहां 90 टू 103 होना चाहिए। ठीक है, और हाइड्रोजन बाहर होना चाहिए। हाइड्रोजन का कोई भी ग्रुप नंबर डिसाइडेड नहीं है, इसका कोई भी ग्रुप नंबर डिसाइडेड नहीं है। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर नॉट डिसाइडेड। जी हाँ, यही आपको जानना है, पढ़ना है। बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल जो पीटी हम लोग को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, अपने सिलेबस में, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन का कोई ग्रुप नंबर नहीं है। पीरियड नंबर है, वो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, लेकिन उसका कोई ग्रुप नंबर असाइन किया हुआ नहीं है। इसीलिए अच्छे से इस बात को ध्यान में डाल ले कि हाइड्रोजन को हम लोग बाहर रखेंगे। क्लियर है? आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूं कि ये तो हमने समझा दिया कि लैंथेनम और एक्टिनम इस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स और दैट टू 3b ग्रुप के हैं। तो 3b ग्रुप का एक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास पढ़ा है, NH2N-1D1। तो जब आप लैंथेनम 57 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा, तो देख क्या लिखोगे, ज़ेनॉन, पिछला इनर्ट गैस। ठीक है, अब NH2N-1D1, लैंथेनम का पीरियड है 6, तो N का मान 6, 6s2 5d1, हमने बोला N प्लस L याद रखो, तो इसके बाद 4f आता है, तो 52 4 टू 56 157 कितना आएगा, 0। क्लियर हुआ? 0 लिखना जरूरी है, क्यों? अगर आपने 0 नहीं लिखा तो हो सकता है कि लोगों को यह लगेगा कि आपको N प्लस L का सीक्वेंस ही नहीं पता है। आपको यह पता है कि 6s के बाद 5d होता है, तो 0 अगर लिख दूंगा तो मैं ये क्लियर करने जा रहा हूं कि मेरे को यह भी आता है कि 6s के बाद 4f आता है, फिर 5d, और ये भी पता है कि लैंथेनम के केस में 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाना है, डायरेक्टली 5d में जाना, तभी तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। और सिमिलरली जब आप एक्टिनम 89 करेंगे डिस्कस, तो रेडॉन n का मान 7 हो जाएगा, होगा ना बेटा, n का मान 6 फॉर लैंथेनम क्योंकि पीरियड नंबर 6 है, और n का मान 7 फॉर एक्टिनम, तो 7 आएगा, तो 7s2 5f और 6d आएगा, फिर 86 ना, 86 टू 88 19, यहां कितना आ गया, 0। ये 0 दिखाना जरूरी है। तो लैंथेनम और एक्टिनम डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और उनके जब आप कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो 4f और 5f को एकदम दिखाओगे लिटरली कि 0 मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो हमने ये क्लियर किया। अब नेक्स्ट पेज में लैंथेनाइड से आते हैं। लैंथेनम और एक्टिनम हमने पहले क्लियर किया कि इस सीरीज में लैंथेनम इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है इस सीरीज का हिस्सा? क्योंकि बेटा ये एफ ब्लॉक है, ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, और एफ ब्लॉक में लैंथेनम हरगिज नहीं है। ये दोनों किस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो अगर किसी ने यहां ड्रॉ किया है तो वो गलत है, गलत है, गलत है। उस पीरियोडिक टेबल को लीजिए, उठाइए, फाड़िए, मार डालिए मुंह पे। ठीक है, तो चलो आपको फर्स्ट पेज समझ में आया होगा। इस पेज में सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था सबसे पहले कि इनका ग्रुप नंबर 3b, हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3b ग्रुप ही है 32। फिर मैं समझाना चाह रहा था कि लैंथेनम एक्टिनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक हरगिज नहीं। तो जब आप लैंथेनम एक्टिनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको इस तरह, अब आज वो सेल में लिख लो। अगर लैंथेनम का सेल में लिखना है, ऑर्बिट में जो पूछा जाता है, ध्यान से देखो कैसे हमने अप्रोच किया। एफ तक पहुंचो, चौथे के एफ तक, तो पहले थर्ड तक पूरा भर लो। अब चौथे में एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 0, तो 18 हो गया। 5 में आ जाओ, डी तक पहुंचो, तो एस में 2, पी में 6, डी में 1, क्लियर हो गया, और एस में 2। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन इसका हो गया, 2 8 18 18 9 2, क्लियर हो गया होगा। और अगर इसी तरह से एक्टिनम मैं बोलूं तो पहले देखो 5f तक पहुंचना, तो 4 को पैक करो, 2 8 18 32,
4 तक हमने पैक किया। अब 5 में आ जाओ, S2P6D10F0 हमने सिखाया पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब 6 में आ जाओ, S2P6 और D1। अब 7 में आ जाओ 2। तो ये आपका एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से नहीं किया है तो आपको सेल में तुरंत तुरंत पकड़ने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, बट अगर आपने किया हुआ है कवर तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए लैंथेनम एक्टिनम वाली चीजें क्लियर हुई आपकी या नहीं, पीरियड नंबर क्लियर हुआ या नहीं, क्यों लैंथेनम एक्टिनम को इसमें नहीं दिखाना चाहिए और हाइड्रोजन को क्यों वहां पे नहीं दिखाना चाहिए, उसको पीटी से बाहर। अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं प्लीज बताया जाए, और स्क्रीनशॉट। हम लोग अब लैंथेनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपैंड करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, पढ़ते हैं। बढ़िया तरीके से आप लोग वीडियो पर बने रहें, सीखे। एकदम जेई मेन दो या नीट दो, एक क्वेश्चन तो क्लियर आना होता है लैंथेनाइड या एक्टिनाइड के कॉन्फ़िगरेशन से, और मोस्टली लैंथेनाइड ही आते हैं, एक्टिनाइड बहुत रेयर आते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, जेई मेन में भी पूछा है, प्रोबेबली 18-19 में कुछ एक क्वेश्चन पूछा था एक्टिनाइड से, बट रेयर आते हैं। नीट और मेन में लैंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं। आइए सीखते हैं हम लोग लैंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दें, लैंथेनम का आपने क्या लिखा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। अब मैं चलता हूं कहां पे, एक्टिनाइड्स पे, सी पी आर एन डी पी एम एस एम ई यू जी डी टी बी डी वाई एच ओ ई आर टी एम वाई बी एल। ये हमारे दीज आर 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स। सीरियम, प्रेसोडियम, नियोडिमियम, प्रोमिडियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रिवियम एंड ल्यूटेशियम। नाम भी इनके बड़े अजीब अजीब है, जैसे लग रहा है कि कोई गलिया उलिया रहा हो। आ जाओ अब कॉन्फ़िगरेशन करते बेटा। तो सारे में जेनॉन, अच्छे से देखना, सारे में जेनॉन 6s2 तो सब में होने ही होने हैं टोटल में। अब इसके अलावे प्लस, ठीक से, अब ये उतर के आने हैं सारे में, क्या 4f एंड 5d, 4f एंड 5d, 4f एंड 5d, 4f एंड 5d। अच्छे से देखते जाओगे, सब में पहले एक बार मैं लिख देता हूं, और क्वेश्चन कहां से आता है, क्या क्या आने के चांसेस हैं, कौन से क्वेश्चन आएंगे तो हर कोई बनाएगा, और क्या आए तो नहीं बना पाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो एरिया, और आपके एनसीईआरटी में ये कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं, अच्छे से देखा जाए बढ़िया से। तो हिसाब किताब क्या है, 58 से शुरू करनी है, 57 तक ये हाल है, 50, ध्यान से सुनो, 57 तक ये हाल है ना। 58 से स्टार्ट करनी है, एक यहां था, एक आएगा यहां, ठीक है, एक यहां था, एक आएगा यहां। अब हिसाब किताब क्या है कि एनर्जी हमने पढ़ाया था 4f से ज्यादा है 5d की, लेकिन क्लोज है, हमने ये करवाया है, मतलब एनर्जी काफी क्लोज है। 6s अगर यहां है एनर्जी लेवल, तो 4f की एनर्जी अगर ये है, तो 5d की एनर्जी एकदम क्लोज है, ठीक है। तो सारे के 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 4f और 5d की एनर्जी लेवल एकदम क्लोज है, ये देखो बहुत क्लोज है, किसकी किसकी, 4f और 5d की एनर्जी लेवल एकदम क्लोज है, बहुत क्लोज है। इसीलिए जब आप ध्यान से सुने, जब आपने यहां पे लिखा 57 में यहां थे, 58 में आपने यहां लिखा 1 जब 59 में एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है बेटा, तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एफ में आ जाएंगे। जी सर ऐसा क्यों, एक्चुअली ऐसा होने से ये एक्सचेंज बढ़ाएंगे अपना,
एक्सचेंज, अदला बदला। हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू स्टेबलाइज होता है, इसीलिए अभी देखो दोनों अलग अलग में है, मतलब दोनों को अभी रिपल्सन वगैरह बिल्कुल फील नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है, अब F2 और D1 अगर आप करोगे तो F के दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच आपस में रिपल्सन होने ही होने हैं, तो D का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके F पर आ रहा है ताकि हम एक्सचेंज अधिक से अधिक करें और D 0 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? D 0, D 0 अच्छे से देखेंगे आप। D 0 जरा देखिए, D 0 हाफ फील्ड हो गया। अब आ जाओ, यूरोपियम में हाफ फील्ड आ गया, यूरोपियम में हाफ फील्ड आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है, स्टेबल। हाँ, हमने बोला बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बोलो, लेकिन हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलना चाहिए। चलो आ जाओ, अब गैडोलिनियम ऑनवर्ड्स को अच्छे से देखा जाए। गैडोलिनियम में पॉइंट क्या है, अब यहां 8 और 0, जैसे ही मैं 8 लिखूंगा तो एक जगह पेयर होगा और हो जाएगा पेयरिंग रिपल्सन। नहीं बेटा, इसीलिए गैडोलिनियम अपने आप को इस फॉर्म में ले आएगा, किसमें? F7 और D में एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर लेगा। एनर्जी क्लोज है, D और F की एनर्जी क्लोज है काफी, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन D से F में जाना या F से D में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, D और F का एनर्जी काफी क्लोज है, तो जैसे ही इसको पेयरिंग रिपल्सन महसूस होता है, F8 में एक पेयरिंग होगा ना, यहां पे आके हंस रूल जब लगाओगे तो हाफ फील्ड हो गया, उसके बाद पेयरिंग यहां हो रही है, तो पेयरिंग रिपल्सन जैसे ही फील होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग से बचाने के लिए और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, प्रमोट कर लिया, क्योंकि बराबर एनर्जी है तो थोड़ा एडजस्ट कर लिया, नहीं हम लोग कुछ मिल रहा है तो थोड़ा सा निकाल के इसको दूसरे पॉकेट में डाल ली, इक्विवेलेंट, ऐसा नहीं करते कि दूसरे को दे दिया। ठीक है, लेकिन अब अगले में तो फिर रिपल्सन होगा ही होगा, तो अब सबको वो वापस ले आया इसमें। ध्यान से देखेंगे, 9 0, 10 0, 11 0, 12 0, 13 0, 14 0, 14 1, अब 15 तो होगा नहीं। तो बहुत अच्छा हो गया आपका ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, गैडोलिनियम इंपॉर्टेंट हो गया, और एक इंपॉर्टेंट हो गया सीरियम। ये दो काफी इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि इन दोनों के पास डी में एक इलेक्ट्रॉन्स रह गए और किसी के पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। हाँ, ल्यूटेशियम रहा, लेकिन यहां कोई लॉजिक, यहां तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फुल ही है, भर ही गया है, इसलिए यहां तो कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन इन दोनों के पास था, ऑप्शन था कि ये डी को 0 कर सकते थे। अच्छे से देख लो, लैंथेनम में क्लियर है D1 है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन था, जैसे आपके दिमाग में ये चले कि सर F में क्यों नहीं 2, तो किसी भी सब ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपस में रिपल्सन बढ़ेगा, तो F में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो आपस में रिपल्सन हो, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग सब ऑर्बिट में रहो यार, रिपल्सन से बच के रहें। तो 58 वाले में D में 1 गया। अब 59 ऑनवर्ड्स आ जाओ, तो अबाउज रूल कहता है कि पहले 4F भरेगा। अब अगर D1 रहे और F2 रहे, 1 रहे 2 रहे, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि 2 रहेगा तो एक्सचेंज कम, 3 हो जाए तो एक्सचेंज ज्यादा। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स अगर पैरेलल स्पिन से ज्यादा हो तो आपस में एक्सचेंज के थ्रू स्टेबलाइज होते हैं, तो इसको एक्सचेंज सूट कर गया और एनर्जी भी क्लोज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का F और D पर आना जाना ज्यादा मैटर नहीं करता। देखा यह जाता है कि किस केस में वो एटम अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, स्टेबलाइज फील करता है, एक्सचेंज भी ज्यादा हो, एनर्जी भी कम हो, स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो, हर चीजों को उसको खुद को देखना पड़ेगा। तो अब आगे वो फैसला कर रहा है कि अगर मैं F में ही इलेक्ट्रॉन ले जाऊं तो मेरा एक्सचेंज ज्यादा से ज्यादा होगा। हाफ फील्ड आ गया गैडोलिनियम में, अब हाफ फील्ड तो टूट ही गया और एक रिपल्सन भी है, तो इसने क्या बोला कि चूंकि एनर्जी क्लोज है 4F5D की, एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए 5D पर प्रमोट कर दो। जैसे प्रमोट किया मैंने हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ले ली, लेकिन अब आगे से चूंकि डी की एनर्जी तो ज्यादा है, तो आगे से सबको मैं F पे ही रखूंगा और F में एक्सचेंज बढ़ते चला गया और धीरे धीरे फुल हो गया। तो 3 एलिमेंट कौन कौन, सीरियम, दूसरा गैडोलिनियम और तीसरा ल्यूटेशियम, इन तीनों में डी में 1 है, सीरियम और गैडोलिनियम इस मामले में थोड़ा अलग है। अब आ जाओ, जब मैं यहीं पर ध्यान से देखना बेटा, जब मैं यहीं पर इनका डाइवेलेंट आयंस बनाऊं,
डाइवेलेंट आयंस तैयार करो, बढ़िया से देखोगे अच्छे से, डाइवेलेंट आयंस तैयार करो इन्हीं लैंथेनाइड्स का। बहुत शानदार चीज जा रहा हूं, जहां पर अब बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे अटक जाएंगे। तो जब डाइवेलेंट तैयार करो, ठीक से देखो, तो Ce2+, Pr2+, Nd2+, Pm2+, Sm2+, Eu2+, Zd2+, Tb2+, Dy2+, HO2+, Er2+, Tm2+, Yb2+, Lu2+। ठीक से देख लो। अब क्या है, सबसे दो निकाल लें इलेक्ट्रॉन। आखिर दो कहां से निकालोगे? लोग टूट पड़ते हैं बाहर से निकालने के लिए, गलत। बाहर मतलब ये 4f5d वाला बाहर, गलत। हमेशा इलेक्ट्रॉन निकालना और ऐड करना होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन है? छठा। इसीलिए इन सब में इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? ठीक से देखोगे, कहां से निकालोगे? 6s0 हो गया। तो अब फिर से चलो 4f5d, बढ़िया से देखोगे, अच्छे से देखना है। आ जाओ। आप बोलोगे कि सर इसमें है क्या, जब दो निकल गया तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब यही तो मैजिक है। ये गलत है। जब दो निकल गया तब ये क्या करता है, ये 4f में 2 और 5d में 0 हो जाता है। जी हां। क्यों सर, ऐसा क्यों हो गया? बहुत आसान है दोस्त, अच्छे से देखो। एक्चुअली क्या है ना, एस की सील्डिंग अच्छी होती है, हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था। एस ऑर्बिटल की सील्डिंग, ढकने की क्षमता अच्छी होती है, और डी और एफ की सील्डिंग पुअर होती है। और एस बाहर में है, तो एस की आर में, मतलब एस सबको प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है सबको। तो जैसे ही एस फ्री हुआ, तो अंदर के जो एफ और डी है ना, सब अपनी अपनी जगह पर एनर्जी वाइज फॉल करने शुरू कर जाते हैं। ठीक है, ये सारी गड़बड़ियां एस के प्रेजेंस की वजह से है। चलो इसको ऐसे समझो, अच्छी सील्डिंग, बेटर सील्डिंग, अच्छी सील्डिंग होती है एस की, डी एफ की, इन सब की सील्डिंग पुअर होती है। जैसे हम लोग, क्या होता है ना, हम लोग बदमाशी करते हैं, बच्चे बदमाशी करते हैं, आप लोग बदमाशी करते हो इन प्रेजेंस ऑफ मम्मी, नहीं, मॉम का, माँ का, मदर का हमें फेवर मिलता है थोड़ा सा। तो इसीलिए हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, पापा से माँ छुपा लेती है, हमें बचाती है, शील्ड कर लेती है, उनकी शील्डिंग अच्छी है। अगर माँ बीच से हट जाए तो पापा कुटाई कर देते हैं, हम अपने आप डिसिप्लिन पर आ जाते हैं। तो ये बेटर शील्डिंग के वजह से, जो इफेक्टिव शील्डिंग है 6s के, उसके वजह से डी और एफ में ये इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे आते जाते रहते हैं। एस जैसे ही हटा तो न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एस के लॉस से न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट डी और एफ पर बढ़ गया, और बढ़ने के कारण उनको वो डिसिप्लिन में ले आते हैं। अब वो ओबाउज रूल एनर्जी वाइज वो अपने आप को भरना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही एस इलेक्ट्रॉन हटा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन, गौर से देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा, सीरियम वाला, ये इलेक्ट्रॉन डी वाला जो थोड़ी हाई एनर्जी पर था, जहां पर ये चला गया था लेकर के, ये माइग्रेट कर गया, किस पर लेके आ गया उसको? क्लियर है? लेकिन ये इन एब्सेंस ऑफ 6s, इन एब्सेंस ऑफ 6s2। और जानते हो, इतनी अच्छी चीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। हाँ जी, इतनी अच्छी चीज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करके एफ पर आ गया, तो हो गया आपका 4f2। अब इधर आ जाओ, इसका ऑलरेडी इसी पे है, 40, 50, 60, देखना बेटा अच्छे से, 70। अब यहां क्या होगा, क्या 80? जी नहीं, फिर वही बात, इसने दो लूज किया तो ये हाफ फील्ड को मेंटेन करेगा, क्योंकि 4f8 में क्या है आपका, पेयरिंग रिपल्सन आएगा, तो पेयरिंग रिपल्सन वो नहीं लेना चाहेगा।
तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट हुआ। अब आ जाओ यहां से, एस लूज हो गया सब अपनी जगह पर, 4f9 5d0, 4f10 5d0, 4f11 5d0, 4f12 5d0, 4f13 5d0, 4f14 5d0 और 4f14 5d1। क्लियर है? तो जब आप +2 में लिखते हैं इनके डाइवेलेंट में, तो कहां पे है क्वेश्चन रेज करने का एरिया? वो सीरियम है। नीट में 2013 में सीरियम 2+ के डायामैग्नेटिक होने पर सवाल पूछा गया था। ठीक है, डाया है कि पैरा, उस पर। एनीवेज, आइए अच्छे से देखिए। मैंने बोला कि ये जो आपका 4f1 और 5d1 है, 4f और 5d की एनर्जी क्लोज है। ये इन प्रेजेंस ऑफ 6s है। जैसे ही 6s का लॉस होता है, ये अपने नॉर्मल ऑबाउज रूल की तरफ फॉलो करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव शील्डिंग क्रिएट करता है s। तो s के लॉस से s को संभालने में न्यूक्लियर चार्ज को काफी फोर्स लगता है, क्योंकि वो स्फेरिकल है, वो शील्ड ज्यादा करता है, न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को ज्यादा न्यूट्रलाइज करता है। तो d और f पर अचानक से आपका न्यूक्लियर इंटरेक्शन पुल अप बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से ये अपने एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, सब ड्रॉप करने लगता है। तो इसीलिए डी का एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया एफ पर, क्योंकि दोनों की एनर्जी तो है भी ऐसे भी क्लोज, तो सब रेगुलर आया। लेकिन यहां अभी भी आप F8 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पेयरिंग रिपल्सन है F8 में, इसलिए F7 और 1 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितना बोला जाए उतना कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन। तो जब आप न्यूट्रल लैंथेनाइड्स लिख रहे थे, तो D1 कहां कहां पे आपने देखा? पहला मेंबर, बीच का मेंबर और आखिरी मेंबर। और जब आप इनका डाइवेलेंट लिख रहे हैं, तो सीरियम का D1 ड्रॉप करके F पर आ जाता है। यह खास बात है। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में इसके ट्राइवेलेंट भी मेंशन्ड है, इसको भी देखना होगा। लैंथेनाइड्स ट्रिपल प्लस ट्राइवेलेंट। जब ट्राइवेलेंट आयंस लिखेंगे, अब जाकर के S से 2 सबका लॉस हो गया। अब एक ध्यान से देखो, छठे ऑर्बिट के बाद 5वें में हाथ लगाओगे, अगर 5वें में नहीं है D में, तब क्लोज एनर्जी वाला। तो ध्यान से देखो, 2 गया 1 गया, तो F1 1 गया, तो F2 1 गया, F3 ध्यान से 3 निकालना है, S से 2 गया, एक 5D 3 निकला, तो F1। अब यहां से एक निकलेगा बेटा, क्योंकि यहां D है नहीं, तो F2 F3 F4 F5 F6 6 6। ठीक, अब यहां पे आ जाओ, अब यहां से फिर D निकलेगा, तो F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13, फिर D निकलेगा F14। मतलब ये आसान है, एकदम आसान है, कोई इरेगुलरिटी नहीं है। 6s 0, 4f कितना से स्टार्ट हुआ? 1 से 14 गया, और 5D कितना? 0। एकदम रेगुलर और मोनोटोनिक फिलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मोनोटोनिक फिलिंग, मतलब 1 by 1 4f का इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो लैंथेनाइड ट्राइवेलेंट्स इजी है, बट लैंथेनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ट्रिकी, और लैंथेनाइड डाइवेलेंट में सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन काफी ट्रिकी था। तो उम्मीद होगा आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ये पेज हमने लैंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन पर डाला। क्या हमने बोला, लॉजिक क्या दिया, अच्छे से देख लो। जब न्यूट्रल एटम्स लैंथेनाइड्स में है, तो पहले लैंथेनम को हमने लिख दिया D1। तो जब अब सीरियम आएगा पहला मेंबर, तो सीरियम F में 1 डालेगा, D1 F1। बट इसके आगे प्रेसोडियम या आगे में जब आप जाएंगे, तो D का एक इलेक्ट्रॉन F में ड्रॉप करेगा, क्योंकि एनर्जी क्लोज है, तो ड्रॉप करना या जाना आसान है। लेकिन जब भी वो F में आ जाए, तो एक्सचेंज का अमाउंट आपस में बढ़ जाएगा, इसलिए सारे में F में जाएंगे। गैडोलिनियम में क्या पॉइंट हो गया कि गैडोलिनियम में जाकर के आपका हाफ फील्ड को मेंटेन करने के लिए फिर एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ी देर के लिए प्रमोट कर दिया D पर। ऑनवर्ड्स आगे जाएंगे, फिर वापस D वाला ड्रॉप हो गया F पर, क्योंकि हाफ फील्ड ब्रेक हो ही गया, तो सब कंप्लीट हो गया इस तरह से। डाइवेलेंट में सीरियम का F1 और D1 जो है, जैसे ही आपने स्ट्रॉन्ग शील्डिंग वाले ऑर्बिटल को खाली कर दिया, इफेक्टिव शील्डिंग वाले ऑर्बिटल को खाली कर दिया, वो D का इलेक्ट्रॉन तुरंत ड्रॉप कर गया 4f पर, और थोड़ा एक्सचेंज का फायदा उठा लिया आपस में।
क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होने से थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया, उसका थोड़ा फायदा उठाया। तो ये सारी गड़बड़ियां एस की वजह से होती है, एस के प्रेजेंस में होती है। जब एस हट जाता है तो वही बात है, मम्मी हमारे और पापा के बीच से हट गई, अब वो पापा अकेले देख रहे हैं, संभाल ले रहे हैं, हम लोगों को कूट दे रहे हैं पकड़ के, जो हुआ अब अपने डिसिप्लिन में पढ़ाई करेंगे। माँ के रहते थोड़ा स्कोप बनता है कि मम्मी है बीच में तो चलो बीच बचाव होते रहती है, स्कोप बनता है वहां। तो चलिए फर्स्ट पेज, इस पेज को सेकंड पेज में हमने लैंथेनाइड के कॉन्फ़िगरेशन, उसके डाइवेलेंट के कॉन्फ़िगरेशंस और उसके ट्राइवेलेंट के कॉन्फ़िगरेशंस को समझाया। ट्राइवेलेंट इजी है, बाकी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये काफी ट्रिकी है, पर्टिकुलरली सीरियम। समझ में आया अच्छे से, आपको नहीं, और स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया से, क्लियर हुआ या नहीं, या कोई डाउट है तो वो भी पूछना आपको प्लीज। हाँ जी साथियों, हम लोग अब एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन पर बात करते हैं। ठीक उसी तरह से एक्टिनम से प्रोसीड करेंगे, लेकिन एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन काफी उल्टा पुल्टा है, टेढ़ा है, बहुत ज्यादा इरेगुलर है। इसीलिए सामान्य तौर पर वो क्वेश्चन एग्जाम में एक्टिनाइड का नहीं पूछता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है। और वहां भी 2 जगह पर ऐसी चीजें हैं कि अगर वो 2 चीजें पूछी जाए किसी से तो आउट, क्लीन बोल्ड, यॉर्क बॉल की तरह है वो। जैसे सीरियम में, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत लोग लिख देंगे, याद रहता है, लैंथेनाइड्स का बहुत लोग रटे हुए रहते हैं, बट उनसे सीरियम 2+ पूछो तो बहुत लोग गड़बड़ कर देंगे, बहुत सारे लोग गड़बड़ करेंगे। सीरियम 2+ और गैडोलिनियम 2+, तो गैडोलिनियम 2+ में डी का ड्रॉप नहीं किया एफ पर, क्योंकि हाफ फील्ड उसको मेंटेन कर लिया उसने स्टेबिलिटी। लेकिन सीरियम का 2+ में वो एफ का इलेक्ट्रॉन, डी का इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर गया एफ पर, ठीक है। और लैंथेनाइड्स के न्यूट्रल में तो खैर है, लोग रटे हुए रहते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा तो है ही कॉन्फ़िगरेशन, सीरियम का थोड़ा अलग है। गैडोलिनियम ने हाफ फील्ड को अटेंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डी का, एफ का प्रमोट कर लिया है डी पर, और ये प्रमोशन इसलिए आसानी से हो जाता है कि क्लोज एनर्जी है। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट होता है, ये सब एक्साइटेड स्टेट नहीं होता, हमने पीछे भी पढ़ाया है। आ जाओ अब एक्टिनाइड्स की बारी, ठीक से देखो। एक्टिनम 89, पहले ये लिख लो, रेडॉन 7s2 5f0 6d1। एक्टिनाइड सीरीज थोड़ा सा टफ है। आ जाओ 90, पहले एलिमेंट्स लिख लो, थोड़ियम, प्रोटैक्टिशियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, नोबेलियम, सॉरी मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। 3 to 5 to 7 to 10 140, ठीक है। अच्छे से आ जाओ। अब पहले इन लोगों का एटॉमिक नंबर डाल लू एक बार सब में, 90, 91, 92, 93, 94, अमेरिशियम 95, क्यूरियम 96, बर्किलियम 97, आइंस्टीनियम 98, फर्मियम 99, मेंडेलियम 100, 101, नोबेलियम और ये लॉरेंसियम 100, सॉरी कहां गड़बड़ कर दिए जी, कौन सा एलिमेंट गड़बड़ कर दिया हमने, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एरिसियम, बर्किलियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, उसके बाद नोबेलियम, लॉरेंसियम। तो एक एलिमेंट कैसे घट गया यार, कौन सा एलिमेंट कम हो गया, जरा देख लो यार, कौन सा कम हो गया, दूर से देखो थोड़ा। फर्मियम लिखा हमने, अच्छा
कैलिफोर्नियम तो मिस नहीं किया ना? हाँ, कैलिफोर्नियम मिस कर गया है। बर्किलियम के बाद कैलिफोर्नियम मिस हो गया हमारा क्या? हाँ, कैलिफोर्नियम मिस हो गया। यहां पे डाल दो, स्पेस है। तब आ गया, चलो आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 98, उसके बाद आइंस्टीनियम, फर्मियम, उसके बाद हो गया आपका मेंडेलियम, (98) लिख लो, 99, 100, 101, 102 और एक एलिमेंट और आ जाएगा आपका लॉरेंसियम, स्पेस है 103। चलो अच्छा, सॉरी। अब है इनके कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करना, मेमोराइज करना, याद रखना। बहुत इरेगुलर फीलिंग है इसमें। क्या है देखो, थोड़ा सा कैसे मैं ध्यान रखता हूं मैं बताता हूं। थोड़ा सा कभी कभी तो स्लिप होना लाजमी है। लोग बहुत सारे इसमें तांगे पर सवार नंद पंडित ने एक की बैठ के गर्दन तोड़ी, पता नहीं कुछ कुछ करते रहता, वो सब फालतू है। एलिमेंट्स का नाम तो जो याद रखना ही है, वो सब गलत वे में याद मत रखिए। थोड़ा सा एक चीज क्या कर सकते हो, यहां तक तो बहुत आसान होता है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। अब यहां से अमेरिशियम और क्यूरियम, बर्किलियम, तो ऐसे ध्यान में रखता हूं, बी सी डी नहीं, ई एफ। मैक्सिमम तो ऐसे निकल जाता है, ऐसे ए आया, क्यूरियम आना है एक, लेकिन वहां इसको मैं गायब रखता हूं, तो ए बी सी, डी नहीं है, ई है, एफ है। तो 5-6 एलिमेंट तो सीक्वेंस में याद रह जाता है, ऐसे आप अगर ध्यान रखेंगे तो। ठीक है, फिर से देख लो, प्लूटोनियम तक हर किसी को पता रहता है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम कॉमन एलिमेंट है। अब यहां से अमेरिशियम, एम, फिर बी नहीं है, सी है, यहां एक ले लिया हमने, तो इसको हटा के देख लो, ए बी सी, डी नहीं, ई एफ। फिर लास्ट का 3 एलिमेंट आसान है, मेंडेलियम और नोबेलियम और लॉरेंसियम। तो चलो हमने लगा दिया। थोरियम के पास D2, बाकी 3 के पास D1, फिर रेगुलर, दैट्स इट। क्या क्या बोला? थोरियम के पास D2, बाकी 3 के पास D1 और बाकी नॉर्मल। मैं यहां लिख रहा हूं, मैंने क्या याद रखा, इसके पास D2, बाकी 3 के पास D1 और इधर D0, इधर नॉर्मल। नॉर्मल फिलिंग मतलब D0 स्टार लगा दिया। अब देखना पड़ेगा, सिचुएशन देखूंगा मैं, आपको दिखाऊंगा। तो D2 3 मेंबर में D1, बाकी कोशिश करूंगा D0 रखने की, लेकिन स्टार लगाया क्योंकि गैडोलिनियम याद है ना, बीच में एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड ऊपर जा रहा है। तो चलो आ जाओ, अब लिखता हूं यहां, ज़ेनॉन 6s2 सबके पास है। अब प्लस 5f, सॉरी जेनॉन, जेनॉन नहीं बेटा, रेडॉन, 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 और 6s नहीं, क्या लोगे, 7s। ठीक से 5f6d, 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 हमने सब में लिख दिया। आ जाइए अच्छे से। आप गौर कर रहे हैं कि जब टीचर थोड़ी देर के लिए मिस कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, तो अगर आपने याद नहीं रखा तब तो आपके गड़बड़ाने के चांसेस काफी ज्यादा है एलिमेंट्स का, अगर आपने नाम ही याद नहीं रखा। और बच्चे याद ही नहीं करते हैं नाम, कुछ भी करवा लो उनसे। सब में पहले लिख दिया। हमने क्या याद किया हुआ है, हमने आपको क्या एक ट्रिक सिखाया इसके कॉन्फ़िगरेशन को डील करने में। पहला मेंबर D2, उसके बाद 3 मेंबर D1, फिर नॉर्मल। तो चलो D2 रख लो, तो 86 to 88 to 90, 0। अब 3 मेंबर D1 ले लो, तो बेटा कितना बचेगा, ठीक से देख लो, 86 to 88, 1, 89, तो 2, 3, 4। अब यहां से 5 नहीं, एक D वाला आ गया, तो 6, 7। कुछ समझ में आया? अब फिर आ जाओ, क्या 80 लगाओगे? अभी अभी तो पढ़े हो, नहीं लगाऊंगा सर। क्या पढ़े हो सर? 5f7 6d1 करूंगा, अभी अभी पढ़े हो।
आ जाओ फिर वापस सर 9 करूंगा, 10, 11, 12, 13, 14 और 14 1 बन गया। तो कैसे याद रखा हमने, कैसे याद रखा? थोड़ियम पहला मेंबर D2, 3 मेंबर D1 और बाकी नॉर्मल। नॉर्मल में यहां पे आके तो कैसा नॉर्मल आपको समझ में आ रहा है क्यूरियम में? तो एक क्यूरियम इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, हाफ फील्ड इसने मेंटेन किया अपना। और शुरू का 4 इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। हालांकि एक बात है बेटा, आपसे अगर एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आपको एटॉमिक नंबर दे देगा, लेकिन लैंथेनाइड्स में देने के चांसेस कम होते हैं, वो काफी कॉमन है। तो एक्टिनाइड वाला, इसलिए हमने आपको बोला भी आप 90 तक याद रखो एटॉमिक नंबर। अगर यहां तक रखो तो और बेहतर है प्लूटोनियम तक, बट 90 तक तो मिनिमम याद रखना। आगे के अगर कुछ, हाँ जेई वाले ने क्या दिया था 18 या 19 में क्वेश्चन, प्रोबेबली 19 में बर्केलियम का पूछा था, इसका पूछा हुआ था, तो अब बन सकता है उस अकॉर्डिंग। और एक बार नीट वाले ने जो पूछा है वो इसका पूछा है, नेपच्यूनियम का पूछा हुआ है। तो नेपच्यूनियम ये एक बार पूछा हुआ है ट्राइवेलेंट में शायद थोड़ियम का, ट्राइवेलेंट में शायद थोड़ियम का एक बार वो पूछा हुआ है थोड़ियम का ट्राइवेलेंट में। तो एनीवेज मैं उसको भी डिस्कशन में लाता हूं। तो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का हमने ड्रॉ किया। अब पॉइंट है, आ जाओ अच्छे से। लैंथेनाइड्स एलिमेंट्स के लिए एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सारे लैंथेनाइड्स के लिए एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3। क्या? +3 जनरल। और +2 किसके किसके लिए? फॉर, ध्यान से, कुछ एलिमेंट्स +2 भी शो करते हैं, कुछ एलिमेंट्स, अभी इसको पढ़ा नहीं रहे तो ऐसे लिखते हैं फॉर फ्यू एलिमेंट्स। चलो लिख ही देता हूं, SM, EU, YB, LU। और +4 एक के लिए, सीरियम के लिए, लेकिन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 लैंथेनाइड्स का। अब आ जाओ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और +4 दोनों, +3 और +4 दोनों। ज्यादा जनरल पूछा जाए तो +4 ज्यादा जनरल है, लेकिन ये दोनों जनरल है, +3 और +4। और फ्यू मेंबर्स अप टू +6 भी शो करते हैं, इसलिए ध्यान नहीं देना। आपको याद क्या रखना है, चूंकि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स 3b ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +3। और एक्टिनाइड्स में भी +3, लेकिन एक्टिनाइड में +4 भी जाता है, ठीक है, कुछ मेंबर इससे बाहर। इसीलिए आपसे लैंथेनाइड का 3 तरह का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, एक लैंथेनाइड्स न्यूट्रल, एक लैंथेनाइड्स डाइवैलेंट और एक लैंथेनाइड्स ट्राइवैलेंट। क्लियर है? एक्टिनाइड्स में 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको अंदाजा आ गया होगा। एक्टिनाइड्स न्यूट्रल, एक्टिनाइड्स ट्राइवैलेंट, डाई नहीं पूछेगा, और एक्टिनाइड्स टेट्रावैलेंट। समझ में आया? 3+ और 4+, इसमें 2 चीजें पूछी जाएंगी। जैसे आपका लैंथेनाइड ट्राइवैलेंट वाला बहुत रेगुलर हो गया था, आसान था, एक्टिनाइड टेट्रावैलेंट में रेगुलर और आसान हो जाएगा। जैसे इसका यूनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में निकला, एक सीरियम में, वैसे ही इसका यूनिट निकलेगा इसके ट्राइवैलेंट में। मैं करके दिखाता हूं इसको। फिलहाल मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे आ गया कि थोड़ियम का 90 का ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट। देख लो बेटा अच्छे से, बढ़िया से सीखिएगा, बहुत मजेदार। तो हमने पहले थोड़ियम का जनरल लिखा, हमने याद किया कि थोड़ियम में D2, पहले में D2, 3 मेंबर में D1, फिर नॉर्मल। तो जेनॉन 6s2, सॉरी रेडॉन 7s2, 5f और 6d। हमने क्या याद रखा हुआ है इसमें D2, अब 0। अब आ जाओ सेल पे, 5वें के F तक आए हम, तो चौथे तक तो बेटा नॉर्मल भर दें। अब 5वें के F में 0, S में 2, सही है, 5s2 के लिए, P में 6, 5p के लिए,
डी में 10 5D के लिए, और F में 0। क्लियर है? अब छठे में आ जाओ, D में 2, तो S में 2, P में 6 और D में 2। क्लियर है? ये 6S2 6P6 और 6D2, और सातवें में 2। फाइनली इसको रिजॉल्व कर लो, सम अप कर लो। 2 8 18 32 18। पांचवें में, छठे में 10 और सातवें में 2। अब मेरे से बताओ, बिना सब ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन सीखे कोई ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकता है? लिखाएगा नहीं कभी उससे। बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया। अभी इसके ट्राइवेलेंट को देखना अब एक्टिनाइड में बाकी है दोस्त। टेट्रावेलेंट तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, जैसे सीरियम 2+ में हुआ था, डी का एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हुआ था। यहां पे क्या कोई चांस है? इमेजिन करो, सोचो, अच्छे से ध्यान दो। जब आप इनका ट्राइवेलेंट लिखेंगे, 3 निकालना, सबके एस से 2 गैप, ध्यान से। तो जब आप इनका ट्राइवेलेंट लिखोगे तो सबके एस से 2 गैप, एक यहां से निकलेगा तो बचेगा D1। क्या D1 रहेगा? ड्रॉप कर जाएगा लो एनर्जी लेवल पर। क्यों? मम्मी बचा रही थी, इसीलिए बेचारा इनडिसिप्लिन्ड था, अनुशासनहीन था। मम्मी हट गई सामने से, अब ये हाई एनर्जी वाला औकात पे आ गया और ये ड्रॉप कर जाएगा 5F पर। क्लियर हुआ? फिर यहां आ जाओ, एक निकला तो ऑलरेडी F2, एक निकला F3, एक निकला F4, एक निकला F5, नॉर्मल है। F6, एक निकला F7, एक निकला F8, मतलब रेगुलर उधर। तो मैं अगले पेज में अब ट्राइवेलेंट का करके दिखाता हूं। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है या नहीं ये बताएं, समझ में आ रहा है या नहीं ये नहीं, उसी से क्लियर हो जाएगा प्लीज। और स्क्रीनशॉट भी जल्दी। आइए, अब क्या लिखना है? एक्टिनाइड के ट्राइवेलेंट आयन का कॉन्फ़िगरेशन और टेट्रावेलेंट पे भी चर्चा करनी है। आ जाओ। तो ट्राइवेलेंट एक्टिनाइड आयंस, एलिमेंट्स आयंस हो गया, इनके कॉन्फ़िगरेशंस ठीक से देखे जाए। TH Pa प्लूटोनियम। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अब आपको नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा? ठीक, आ जाओ। क्या पॉइंट है? हमने बोला कि रेडॉन 7s0 प्लस। अब पॉइंट है, क्या यहां पे 3 निकालना है तो क्या 5f0 और 6d1 लिखा जाए? हमने बोला नहीं, ऐसा अब नहीं होगा। क्या हो जाएगा ये? 5f0 1 और 6d0। ये d वाला इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर जाएगा लो एनर्जी पर। इन एब्सेंस ऑफ 7s इलेक्ट्रॉन, 7s2 के एब्सेंस में अब वो वाला इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर गया इसमें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाओ, 3 निकालने हैं तो 2 यहां से, एक यहां से। 5f2, 5f3, 5f4, 5f5, 5f6, 5f7, 5f8। अब इसको प्रमोट मत कर देना, ये न्यूट्रल एटम नहीं है बेटा,
मैंने बार बार बोला इरेगुलरिटी एस के प्रेजेंस में होती है, एस जब गायब तब रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होने लगते हैं। 5F10, 5F11, 5F12, 5F13 और 5F14। उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं नीचे लगे हाथ लिखूं अब किसका, इसके टेट्रावैलेंट का। while tetravalent actinide ions M पर 4+, जब आप ये लिखेंगे तो इसके बाद रेडॉन 7s0 2 निकल गया और 5F और 6D है अपने पास। हमने क्या बोला बेटा, अच्छे से सीखो, हमने क्या बोला कि अब थोड़ियम से अगर काउंट करना शुरू करो तो बेचारे का 4 निकलना, डी गायब हो गया तो F0, 2 और 2 0 ना, से लेकर के कहां तक जाएगा, ये कहां तक जाएगा, 14 तक। क्लियर है। और F0 ना, क्योंकि 2 निकालोगे कहां से, D से 2 निकालोगे इस बार, S से 2 और D से 2, तो 0 से लेके कहां तक जाएगा, 4 निकाल, 3 कितने निकालने बेटा, 4 4 4 सॉरी 2 और यहां से भी 2, तो 13 तक। 14 नहीं हो पाएगा, किसी में भी नहीं हो पाएगा ना, गौर करो। 2 निकाला S से और 1 निकाला इससे, फिर 1 आपको इससे निकाले होंगे तो F13 तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। और 6D कितना, 0 रहेगा। ये आपका एक्टिनाइड्स का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन ये नॉर्मल है, एकदम जनरल है, कोई इसमें इरेगुलरिटी, दैट इज मोनोटोनिकली फिल्ड 4F और 5F ऑर्बिटल्स 1 बाय 1 फिल किया जाएगा, भरा जाएगा 5F। इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं आई, किसके तरह, जैसे हमने ट्राइवेलेंट में एक इरेगुलरिटी देखा। तो इस तरह से हमारे एक्टिनाइड्स में जो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हो गए, क्या क्या हो गए, ठीक से जो थोड़े अलग हो गए। लैंथेनाइड्स में सीरीज में क्या क्या, एक सीरियम, एक गैडोलिनियम पूछा जाने लायक है, फिर उसके बाद सीरियम पर 3+, 2+, ना, ये पूछा जाने लायक है। और एक्टिनाइड सीरीज में जो थोड़ा सा अलग रहेगा वो थोरियम, शुरू का 4 मेंबर, थोरियम, PaUNP, ये 4 मेंबर, एंड थोरियम का ट्राइवेलेंट। ये तो गजब का, ये कॉन्फ़िगरेशन तो गजब का कहर ढा रहा हम लोगों के सिलेबस में, इतने एलिमेंट्स का तो गजब। बाकी तो चलो ठीक है, नॉर्मल भी हम लोग लिख सकते हैं। इसमें भी एक बीच का एलिमेंट ले लो, CM, जिसमें हाफ फिल्ड हो रहा है ना, CM है ना, CM एंड थोरियम 3+। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पेज में एक्टिनाइड्स और हमारे जो F ब्लॉक में जो हमारे सिलेबस में 12th के एरिया में था पढ़ना, हमने यहां पे क्यों पढ़ाया, क्योंकि आगे चल के आप एटॉमिक साइज पढ़ेंगे जो 11th के सिलेबस में है। तो एटॉमिक साइज के टाइम में जब आपको दोस्त मेरे कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं पता रहेगा तो आप उस समय में कैसे बोलोगे कि शील्डिंग पुअर हो रही है। आपको आगे के समय में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़नी है, आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता रहेगा तो आप कब एब्नॉर्मली हाई, कब एब्नॉर्मली लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो पता नहीं चलेगा। तो उम्मीद है एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन तक आपने यहां तक अच्छे से कवर किया, हाँ या ना बताएं। मैं अगले पेज में अब नई नई चीजों को लाने जा रहा हूं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के कॉन्फ़िगरेशन के बाद कुछ प्रैक्टिसिंग भी होने जा रहे हैं। प्लीज पहले कंफर्म करें और स्क्रीनशॉट लें जल्दी। दोस्तों छा गया होगा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स दिमाग में। लोड लेना है, एकदम लेना पड़ेगा। इन चीजों में ये नहीं कह सकता हूं कि लोड नहीं लेना, लोड लेना है, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और आपको करना भी है खुद से, मैं बनाने भी, सॉल्व भी करने दूंगा। आता हूं मैं आपको अब एक स्पेशल ग्रुप
3b ग्रुप एलिमेंट्स, सॉरी 8b ग्रुप का निकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन मैं करवाता हूं, फिर वापस मैं लेके आपको आ रहा हूं डी ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन की दुनिया चल रही है, तो मैं ला रहा हूं आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में निकल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन करवाता हूं। अच्छे से आप सीखेंगे और एनसीईआरटी में ढूंढेंगे वो भी मिलेगा आपको, बट डी एंड एफ ब्लॉक में ही मिलेगा। मतलब आज वाली लेक्चर तो पूरी की पूरी 12th एनसीईआरटी है, ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरे इनऑर्गेनिक में होगा, इसलिए यहां पे पढ़ाना पड़ रहा है, स्टार्टिंग वाले फेज में पढ़ाना हो रहा है। आ जाओ, मैं दिखा रहा हूं किसका, 8b ग्रुप, ध्यान से देखिए, निकल ग्रुप, निकल ग्रुप एलिमेंट्स एंड कॉन्फ़िगरेशन। निकल 28, पैलेडियम 46, प्लैटिनम 78। अच्छे से देखो, आर्गन के बाद, क्रिप्टन के बाद और जेनॉन के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सिखा दिया। उसके बाद यहां पे क्या है, 4s2 3d8, यहां क्या आना चाहिए, होगा ना 18 to 20 28, 5s2 4d8, यहां पे क्या है 6s2 4f14 5d8। हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ इरेगुलर हो जाए तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक यही है कि एनर्जी क्लोज है तो हो जाएगा। मैं अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। आपने देखा, अभी इस पर काम करने वाले, आपने देखा दो एलिमेंट मैं दिखाता हूं, एक सिलिकॉन वर्सेज एक मैं दिखाता हूं क्रोमियम। ठीक से देखो, सिलिकॉन 14 वर्सेस क्रोमियम 24। आपने क्या किया बेटा, आपने लिखा नियॉन 3s2 3p2। क्या ये हाफ फील्ड आपके मन में कभी आया नहीं कि हाफ फील्ड यार कर दो इसको ऐसे कर देता हूं 1 और 3p3, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे करवा देता हूं मैं। कभी मन में आया, आपके मन में नहीं आया, आपने कभी ट्राई भी नहीं किया कि हाफ फील्ड करवा दो। ये नहीं होता है, ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया, एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन क्रोमियम में अगर आप देखो, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया अच्छे से कि आप इसका आर्गन 4s2 3d4 ये नहीं लिखते हो और ये बोलते हो कि ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, 4s1 3d5 में। आपने इसका हाफ फील्ड करवा दिया, आपने इसका हाफ फील्ड करवा दिया और आपने बोला कि हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन आया कि ऐसा होने से एक्सचेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसा प्रमोशन इसलिए फेवरेबल है क्योंकि एनर्जी 4s के क्लोज है 3d की। आप याद करो पिछले लेक्चर को, हमने कहीं भी नहीं लिखा कि 3s के क्लोज है 3p की, हमने ये बात कहीं लिखा ही नहीं, लेकिन ऐसा हमने लिखा था। तो हमने यही चीज आपको सिखाया कि आप जब 1s 2s 2p, ये हमने बोला कि इनऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ना समझना है 4s 3d, तो आप यहां क्लोज लाइन मार्क करें कि ये क्लोज है एनर्जी में। फिर हमने बोला कि आप आगे बढ़ो 4p, फिर 5s, फिर 4d, हमने बोला ये और क्लोज है, ये इससे भी ज्यादा क्लोज है, मतलब यहां गड़बड़ी होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे 4d 5s के इलेक्ट्रॉन इधर उधर। फिर हमने बोला आप और आगे बढ़ो 5p, 6s, 4f, 5d, हमने फिर पढ़ाया, अभी भी पढ़ाया कि 4f और 5d के क्लोज, तभी तो लैंथेनाइड्स में भी गड़बड़ी। कैसे गैडोलिनियम में एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर गया, एनर्जी क्लोज। फिर हमने बोला 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s, तो फिर हमने बोला कि फिर ये क्लोज, तभी तो थोरियम से लेकर के एक्टिनाइड्स में, और ये भयंकर क्लोज पिछले बार से, क्योंकि सेल भरने से एनर्जी डिफरेंस कम होता। हमने पढ़ाया आपको कि सेल भरने से जैसे 4s से 5s गया तो एनर्जी बढ़ा, बट एनर्जी गैप क्लोज होता। तो निकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये और एक्सेसिव क्लोजनेस है, इसीलिए ये इस बात का फायदा उठाता है और अपने आप को इस फॉर्म में न रख करके कन्वर्ट हो जाता है 5s0 4d10 में। हां जी, इसमें ये फुल फील्ड का एडवांटेज ले लिया, इसको सपोर्ट मिल गया,
किस बात का? एनर्जी के क्लोज होने का। हमने अभी अभी किया 5s4d। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। ये हालांकि क्लोज नहीं है उतना, फिर भी ये भी इस फॉर्म में नहीं रहेगा, और अपने एक्सचेंज का फायदा उठा के ये इसमें आता है। एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 यहां लिखना था, एक इलेक्ट्रॉन ये यहां पे डालता है 6s1 4f14 5d9। D10 ये नहीं कर पाता, इसको D9 तक का ही फेवर मिलता है। तो तीनों एलिमेंट यहां तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन रख रहे हैं। भाई साहब ये अकेला ग्रुप है जिसके पीरियोडिक टेबल में तीनों मेंबर का तीन फॉर्मेट है, ऐसा कहीं और संयोग नहीं है। 6b ग्रुप में आपको हमने पिछले लेक्चर पढ़ाया, क्रोमियम मोलिब्डेनम का एक फॉर्मेट है D5, टंगस्टन सीबोर्गियम का एक फॉर्मेट है D4, क्रोमियम मोलिब्डेनम का एक फॉर्मेट है D5, टंगस्टन सीबोर्गियम का एक फॉर्मेट है D4। इसके तीनों मेंबर का तीन फॉर्मेट है। आप क्या लिखोगे? ओनली ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल वेयर which does not having any characteristics configuration, मतलब कोई भी पैटर्न वाला, पहचान वाला कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जैसे 1a का पहचान का कॉन्फ़िगरेशन है NS1, 2a का NS2, 3b का NS2n-1 D1 है ना, 4b का NS2n-1 D2, 4a का NH2nP2। बस इस ग्रुप का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। एक D8, एक D10 और एक D9, बहुत अलग है। तो दोस्त, अगर आपसे, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, अगर आपसे बोला गया कि पैलेडियम का ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन बोलो, ऑर्बिट 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 ऑर्बिट, अच्छे से आ जाइए भाई मेरे। पैलेडियम का बोलोगे सर डी तक पहुंचना है, चौथे तीसरे तक पूरा भर दो सर। बढ़िया से देखो, चौथे के एस में सर 2, पी में सर 6, डी तक, डी में 10, एफ में गया ही नहीं, पांचवें के एस में सर 0। क्लियर है? तो सर फाइनली हुआ 2 8 18 18 0। ठीक से देखें तो अगर किसी बंधु ने, भाई ने, मित्र ने, सखा ने, दोस्त ने, हमसफर, हमराज, हमराही ने पूछा भाई मेरे इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आपने बोल दिया 18। सही है सर, 2 एरो क्यों लगाया, दिल की धड़कन क्यों बढ़ा रहे हो? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेरे से कोई पूछे कितने हैं, मैं तो सीना ठोक के बोलूं कि 0 है, और अगर उनका 3 टिक के साथ सही है तो मेरा 6 टिक के साथ सही है। कोई बोले कि क्या है तो 18, हर कोई, एवरीवन नोज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पैलेडियम एलिमेंट इज 0, एवरीवन नोज इट, हर किसी को पता है 0। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ 4d10 configuration and 5s0 configuration. There is no any electron present in fifth orbit. That's why number of valence electrons, all 18 electrons remained in fourth orbit, and none of them is staying in fifth orbit. तो आपका पांचवें में बाबा जी का ठुल्लू, तो साढ़े चौथे में तो 18। क्लियर है? हमने 0 क्यों बोला? बड़ा अच्छा सवाल। आप किसी को भी पूछो और आप 0 बोलो और वो आपसे लड़ जाए, भिड़ जाए, तो उसको 2 बात बोलो। पहली बात, आईआईटी ने खुद इस सवाल को 2 बार पूछा हुआ है। उन दिनों की बात है, 70s और 80s की टाइम में, जब आप लॉन्च भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, मैं भी लॉन्च नहीं हुआ था। खुशी की बात यह है, हालांकि मैं हो गया था लेट से 80s में, लेकिन आप लोग तो पक्का नहीं हुए थे। मेरी उम्र का अंदाजा नहीं लगाइएगा, वही उम्र है जो आपकी है, बस मेरे पास 17-18 सालों का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है। उम्र तो वही 17-18 है। अब बहुत लोग दिमाग में जोड़ के एकदम जोड़ लिए होंगे, सर अच्छा 35 क्रॉस से 37-38 हो गए होंगे। ध्यान दो, तो 2 बातें, आईआईटी ने खुद 2 बार इन चीजों को पूछा। एक बार पूछा विच एलिमेंट हैविंग 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the only element of periodic table which having 0 valence electron, ऑप्शन पैलेडियम ही हो सकता, और कोई हो नहीं सकता, किसी और के पास ऐसा सिचुएशन नहीं। और आईआईटी ने एक बार खुद पूछा, ध्यान से, 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कैरिड आउट बाय विच एलिमेंट,
पैलेडियम। तो एक तो वो पॉइंट हमने बोला, मैंने बोला 2 पॉइंट, एक तो वो, अब उससे भी बड़ा मुद्दा, इसलिए महज नहीं कि आईआईटी ने बोल दिया, किसी बार क्वेश्चन में पूछ लिया, 74 78 के आसपास का ये क्वेश्चन था, जीरो वाला, तो इसीलिए मैं बोल दूं, मेरे पास स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। आप किसी से पूछो कि भाई साहब ये बताओ एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे निकालते हो, किसी से भी पूछो, बोलेगा टोटल कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जो जितना ऑर्बिट इन्वॉल्व होगा हाईएस्ट वही होगा। जैसे कैल्शियम लिखोगे 4s2 तो 4, आयरन लिखोगे 4s2 3d6 तो 4, टिन लिखोगे 5s2 5p2 तो 5। जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट गेट्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दैट बिकम्स द पीरियड नंबर। किसी की भी नियॉन 2p6 तो 2, तो पीरियड नंबर ऐसे लिखते हो। तो भाई साहब आपने पीरियोडिक टेबल में क्या देखा है कि पैलेडियम किस पीरियड में है? हाँ भाई देखा है हमने, 5th पीरियड में, ज़ेनॉन के पहले है, तो आपके पास 5 सेल होने चाहिए ना? हाँ होने चाहिए। तो 5 सेल कहां है? आप तो कह रहे हो कि चौथे सेल में, आउटर मोस्ट आपने चौथे को बना दिया है। जिसने 18 बोला उसने तो आउटर मोस्ट चौथे को बना दिया, तो 5वें पीरियड का एलिमेंट कैसे हुआ वो? अगर आप कहते हो कि वो 5th पीरियड में है, जो कि है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि पैलेडियम के पास 5 ऑर्बिट्स हैं, और जब 5 ऑर्बिट्स है तो वैलेंस ऑर्बिट इज 5th एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट सिचुएशन इन पैलेडियम एलिमेंट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 0. So the only element of periodic table which having 0 valence electron is palladium. The only element of periodic table which having 18 valence electron is palladium. समझ में आया अच्छे से? बढ़िया तरीके से आपने सीखा इसको। तो जल्दी से आप मेरे को बताएं हाँ या ना, और स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं। इस ग्रुप को एकदम रखें कि बहुत यूनिक ग्रुप है, ठीक है, जो गड़बड़ी क्रिएट करती है काफी यूनिक। और हमने यह भी समझाया कि क्यों सिलिकॉन में आपका हाफ फील्ड नहीं हो सकता, क्रोमियम में होता है। यह सब एनर्जी गैप का मामला। जैसे जैसे आगे जाओगे तो एनर्जी गैप क्लोज होते चली जाती है। शुरू में गैप बड़ा बड़ा होता है, धीरे 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 ऑर्बिट सब ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप क्लोज हो जाता है। सभी लोगों को बताना है। समझ में आया अच्छे से या नहीं? और मैं अगले पेज में आता हूं, फोटो चिपकाइए जल्दी से। आइए कुछ अच्छे एप्लीकेशंस भी किए जाए इसमें साथ में। एक जैसे बढ़िया सा दिमाग में मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, an element having its k cell electronic configuration n-5s2 and 2 9 18 electrons respectively in its outermost, penultimate and anti-penultimate orbits. Find the number of unpaired electrons in its ground state. एक प्यारा सा अच्छा सा बहुत बढ़िया यूनिक एप्लीकेशन हमने यहां दिया है। एक एलिमेंट है जिसके के सेल का कॉन्फ़िगरेशन है n-5s2, ठीक है, और 2 9 18 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली हैं इसके आउटर मोस्ट में, पेनल्टीमेट में और एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट्स में। आउटर मोस्ट में 2, पेनल्टीमेट में 9। पेनल्टीमेट किसको बोलते हैं हमने पढ़ाया हुआ, आउटर मोस्ट के ठीक पहले, और एंटी पेनल्टीमेट एक और पहले।
उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। आ जाओ, मैं आपकी तरह पहले अटेम्प्ट लेता हूं, एक सामान्य स्टूडेंट की तरह, कोई हीरोइज्म नहीं, मतलब कोई टीचर वाली प्रॉपर्टी नहीं उसमें डालते हैं। एक सामान्य स्टूडेंट कैसे बनाएगा? टाइप 1 स्टूडेंट, उसे तो यही समझ में नहीं आएगा कि के सेल का कॉन्फ़िगरेशन ये दिया है, ये इसका मतलब क्या है, कहां से सॉल्व करूं। लेकिन थोड़ा सामान्य मतलब जो हल्का सा दिमाग लगा सकता है। देखो, के सेल बेटा किसको बोलते हैं? सर फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा 1s2 ही होगा। अब इसी 1s2 को हमारे क्वेश्चन में n-5s2 लिख दिया गया है। 1s2 को क्या लिख दिया गया? n-5s2। इसका मतलब है कि n-5 इक्वल्स टू 1 है। ऐसा नहीं कि कैंसिल कर देना भाई, उसके जगह पर 1 है तो n इक्वल्स टू 6 है। इसका मतलब टोटल 6 ऑर्बिट्स है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट 6 है। देखो कैसे पता चल गया, मतलब 6th पीरियड का एलिमेंट, 6th पीरियड का एलिमेंट, ये भी हमने निकाल लिया। तो 6th पीरियड स्टार्ट होता है CGM 55 से और खत्म होता है 86 पे। चलो ये भी हमने निकाल लिया। इसी बीच में कोई एलिमेंट है। अब आगे की कहानी क्या है, ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, 6 तक पहले ड्रॉ कर लो, 5 और 6। क्वेश्चन में दे डाला है कि फर्स्ट ऑर्बिट में s2 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ये हुआ। तो आउटर मोस्ट में क्या दे डाला है, ठीक से देखो, 2। पेनल्टीमेट इज दिस, कितना दे रखा है? 9। एंटी पेनल्टीमेट इज दिस, एंटी पेनल्टीमेट इज दिस, कितना? 18। इन दोनों का नहीं दिया है, भर लेते हैं यार। जब चौथे पांचवें तक दिया हुआ है तो इसका कितना ले लें? 8 ना, और इसका कितना ले लें? 18 ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जोड़ लेते हैं आप। कितना हो गया बेटा? 2, 8, 18, 18, 9, 2 ऐड करते हैं। 2, 8, 10। कैलकुलेटर लेके मत बैठ जाना। 2, 8, 10, 18, 10, 28, 28, 18, 46, 9। अरे 6 आया ना रे? हाँ 6 है। 2, 8, 18, फिर कितना दिया हुआ है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां 18 नहीं, यहां गलत दिया हमने, 26 देना था। सॉरी 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 सॉरी, जो दिया है उसी पे सॉल्व कर रहा हूं। 26 सॉरी। तो आ जाओ, यहां पे फोर्थ में कितना? 26। तो कितना हो गया? 28 और 28, 56, 9, 56, 9, 65। ठीक से देख लो। 2, 8, 18 इसमें दिया हुआ है, 8, 18 हमने भर लिया, चूंकि इधर नॉर्मल जा रहा है तो ठीक है, चलो भर लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 65। एलिमेंट इज GD64 TB, टर्बियम। टर्बियम की एटॉमिक नंबर है 65। चलो वेरी गुड। अब आ जाओ, एलिमेंट हमने निकाल लिया टर्बियम। बहुत लोगों ने निकाल भी लिया होगा टर्बियम। अगर आपने निकाल लिया टर्बियम, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मेरे से पूछा गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैं सिंपली लिख दूं कॉन्फ़िगरेशन। टर्बियम 65, लैंथेनाइड के अंदर है तो जेनॉन 6s2 और 4f5d। लैंथेनम जो लिखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं? 6 जेनॉन 54 to 56, 9 बच गया। 9 ना, हाँ यहां D0 ही रखते हैं क्योंकि हम लोग कब कब लाते हैं D1, याद करो। D1 कहां कहां होता है? एक सीरियम में, एक बीच गैडोलिनियम में 64 होता है ना, सीरियम 58, और एक लास्ट में ल्यूटेशियम में। तो D0 ही रखेंगे। तो अब अनपेयर्ड, यहां तो पेयर है तो इसका अनपेयर लिखना है F का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने अनपेयर्ड? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए दोस्त? सर 5। तो आंसर कितना आया अपना? 5। सर सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे वो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है।
5 निकालेंगे, मतलब एलिमेंट निकालने में ही थोड़ा सा मेहनत है। उसके बाद उसने निकाला, रेड पेन है ये गलत है। कहां गलत है? आप जरा अपने दिए हुए एलिमेंट को मैच करें ठीक से, इसका सेल में कॉन्फ़िगरेशन तोड़ दें, इस हिसाब से तोड़ो, सेल में आ जाओ। इसीलिए सेल इतना सिखाया हमने, 2 8 18 चौथे के एफ में, तो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 9। पांचवें के एस में 2, पी में 6, डी में 0 और छठे के एस में 2 इक्वल्स टू क्या आया? 2 8 18 कितना होगा? 27 8 2। क्या ये बराबर है जो दिया हुआ था उसके? क्या दिया था? 2 8 18 26 9 2। क्या उसके बराबर है? मैच करो तो। यहां पे क्या है आपका? आपने क्या लाया? 27 एंड 8 और यहां क्या है? 26 एंड 9। इसका मतलब क्या है? ध्यान से, कहां पे आपका गड़बड़ हुआ जरा डिफरेंस देख ले। इसका मतलब क्या है? टर्बियम की ही कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखो कैसे लिखनी है, 6s2 ठीक है, छठे में प्रॉब्लम नहीं है, पांचवें में चौथे में प्रॉब्लम है। चौथे में एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्स्ट्रा डाला, इसका मतलब वहां 4f8 लिखना है। आपने एक एक्स्ट्रा डाला, ठीक है, देखो 26 आना चाहिए, आपने 27 डाला, एक कम करो, समझ रहे हो अच्छे से। और पांचवें में आपने एक कम डाला, एक बढ़ाओ, 5d1 करो। अब समझ में आया? अब इसको तोड़ोगे तो 2 8 18 कितना आ जाएगा बेटा? 26। 26 कैसे? 2s p 6 और d 10 और f 8 और 5d कितना? 9 कैसे? s2 p6 d1 और 2 इसके हिसाब से। अब हमें अनपेयर्ड निकालना है, तो पहले f बनाओ, 4f8। खामा इनऑर्गेनिक बदनाम है यार, पढ़ेगा नहीं और इनऑर्गेनिक बदनाम करेगा। f8 ये और d1 ये, इसमें कितने अनपेयर्ड है सर? यहीं पर अकेला 6 अनपेयर्ड दिख रहा, ये वाला, और एक यहां। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गया, सॉरी 3 3 6 1 7। आंसर ये हुआ। अब सवाल एक और है, ये तो हमने बनाया, जबरदस्त बनाया, शानदार हिला डाला हम लोगों ने, लेकिन सवाल ये है सर टर्बियम का ऐसा होता तो नहीं है। 6s2 टर्बियम का सर ऐसा होता तो नहीं है। हम लोगों ने जो सर टर्बियम पढ़ा अभी, उसमें तो इस तरह से नहीं है कि यहां d2 d1 कर दो, तो सर आया कैसे? एक्चुअली ये होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन में तो दे डाला था, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनानी है। एक्चुअली दिस इज सॉलिड फेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्बियम, वो गैस फेज था, दिस इज सॉलिड फेज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टर्बियम। ये होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। तो कुमार मन्नू सर के क्लासरूम में जब बनेंगे, बैठेंगे, तो एक बात दिमाग में रख लें, जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है। जो चीजें पॉसिबल है सो है, आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होता नहीं, इनऑर्गेनिक में बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्राडिक्शन, आपने क्या किया? आपने एलिमेंट निकाला, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। आपने इसके बाद क्या किया? इसी को, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया और अनपेयर्ड निकाल दिया। आपने ये क्रॉस चेक नहीं किया कि मेरे को दिया हुआ है पांचवें सेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स और पांचवें सेल में मेरा जो निकल रहा है वो 8 निकल रहा है, तो 9 लाना है, और चौथे में दिया हुआ फोर्थ में 26 और आपके फोर्थ में निकल रहा है 27। इसका मतलब है यहां से एक कम करना है और इसके डी में एक पुट करना, और ये इसका सॉलिड फेज कॉन्फ़िगरेशन होता है। सॉलिड फेज नहीं पढ़ना, लेकिन हमने यहां आपका एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन चेक किया, हमने यहां आपकी नॉलेज नहीं चेक करी, एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन, आपने दिमाग लगाया या नहीं। हमने तो चीजें लिख के दे दी थी आपको मैंने बोला दिमाग लगाने, मैंने ये कहा आपके नॉलेज का क्रॉस चेक कहां हो रहा था? नॉलेज मैंने कहां चेक किया कि आपको सॉलिड फेज आता है कि नहीं? मैं लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन, और ये देख रहा था कि जो लिखा वो दिखता है कि नहीं दिखता है। ऐसे ही भाई साहब कंपटीशन आपसे इफ बट करवा करवा करके अलग अलग चीजें निकलवाता है। तो कैसा लगा आज का लेक्चर? एवरेज, गुड और एक्सेलेंट बताएं जरूर। और
क्वेश्चन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पिछले हमने दिया था पिछले लेक्चर में, उसको जम के प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर जब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ नया टॉपिक लेकर के हम लोग इस तरह से आएंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मन लगा के पढ़ें और ध्यान रखें एटॉमिक नंबर 1 to 90 और एलिमेंट का अता पता लापता सब पता होना चाहिए। एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर वर्टिकली हर एलिमेंट का पता होना चाहिए। एलिमेंट बोलो और कॉन्फ़िगरेशन आ जाए दिमाग में तुरंत, सॉरी ग्रुप नंबर। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ऐसे लाजवाब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक यू सो मच कुमार बनू को झेलने के लिए।